द ग्रेट इंडियन मर्डर का ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक मर्डर जिसके 6 सस्पेक्ट हैं और शुरू होता है एक ऐसा थ्रिलर जो मिस्ट्री और ड्रामा से भरपूर है, जो दर्शकों की दिलचस्पी को अंत तक बिना पलक झपकाए बनाए रखता है। हमारे साथ है इस उलझे मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते सीबीआई ऑफिसर सूरज और सुधा यानी ऋचा चड्ढा और प्रतीक गांधी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ढेर सारी शुक्रिया दोस्त। शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप दोनों का रिएक्शन, मतलब इतना ज्यादा ट्रेलर पसंद किया जा रहा है और लोग ट्रेलर देखने के तुरंत बाद चाहते हैं कि सीरीज देख लें, क्या कहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मैं भी बतौर दर्शक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोगों ने पॉकेट्स में शूट किया है और इतनी उम्दा कास्ट है, इतने बढ़िया एक्टर्स हैं, इतना बढ़िया इसका स्क्रीन प्ले है कि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। मेरी भी आप ही की तरह नींद उड़ने वाली है क्योंकि मुझे जिज्ञासा है दूसरों का काम देखने में भी। या प्रतीक, आपकी बात। तो ट्रेलर पे जितना रिस्पांस मिला, लोगों ने जितना प्यार दिया, लोगों का इतना उत्साह देख के हमारा उत्साह तो 4-5 गुना बढ़ गया था कि ये एक्चुअली ट्रेलर है। मतलब ट्रेलर भी ऐसा है कि ये ट्रेलर का भी ट्रेलर है। इतनी सारी बातें हैं इसमें पूरे शो में, और इतनी इतनी कहानी ही ऐसी है, इतने सारे इतने मंजे हुए कलाकार हैं कि ये जब शो देखेंगे लोग तो और मजा आएगा। तो ट्रेलर से मैं यही अंदाज लगा पाया कि जितना प्यार ट्रेलर को मिला है उससे कई गुना ज्यादा प्यार शो को मिला हम्म, मैं आपको प्रतीक बता दूं, ऋचा से मैं 10 साल से डर रहा हूं। मतलब मुझे बहुत डर लगता है ऋचा से। वो कब डांट देगी आपको पता नहीं चलेगा। मुझे ये बताओ, आप तो कई मामलों में जूनियर थे, मतलब उस है। पोस्ट में भी जूनियर हो जो किरदार आप निभा रहे हो। और ऋचा तो मतलब सीनियर एक्ट्रेस है। मतलब जब शूटिंग हो रहा था तो रैगिंग वैगिंग की कि नहीं की? अरे अरे थोड़ी भी रैगिंग कैसे? रैगिंग थोड़ी भी नहीं हुई, क्योंकि भले ही हमसे सीनियर है पर केस तो हमारा है। मतलब शो में भी ऐसा ही है कि मैं इनसे जूनियर हूँ पर केस मेरा है, तो लीड मैं कर रहा हूँ केस को। और इनको मतलब ना चाहते हुए भी मुझे असिस्ट करना पड़ रहा है, तो रैगिंग का बिल्कुल। तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। बड़ा ऋचा, मलाल है मुझे इस बात का कि ये केस को ये मतलब लीड कर रहे हैं, पर खैर कोई बात नहीं, काम के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। कोई बात नहीं प्रतीक, देखते हैं केस देख लेंगे सॉल्व कौन करता अगले है, देख सीजन, लेते हैं। हाँ अगले देख लेंगे। सीजन। ऋचा जी, स्वागत मतलब रैगिंग करना होता है स्वागत करना, और आपने स्वागत नहीं किया। अरे नहीं, क्यों नहीं किया? मैंने बहुत स्वागत किया इनका। जैसे ही मुझे प्रतीक दिखे, मुझे ऐसे लगा कोई मेरा बिछड़ा दोस्त पुराना मिल गया, और मैं सीधे तू तड़ाक से पहुंच गई इनके पास कि भाई तू कैसा है, कैसा? बहुत सही था यार तेरा काम। आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क विद यू। उनसे पूछिए, मैंने उनको 2 मिनट में कंफर्टेबल कर दिया, और बहुत अच्छा, हमारा आते ही फर्स्ट सीन साथ में था। और एक तो दोनों का ऋचा ने फर्स्ट मुझे डे दिल्ली का फर्स्ट। जो दिल्ली में शूट कर रहे थे हम, तभी पहली बार मिले। तो वहां पर अच्छा वेजिटेरियन खाना, वहाँ की जो सबसे अच्छी डिशेज है वो सब ऋचा ने ही खिलाई। तो मतलब ये वो, हम रैगिंग तो नहीं हुई पर हमारा मतलब सीधा दोस्ती से ही शुरुआत हुई। चलिए, जो लोग शो देखेंगे उनके लिए सवाल पूछ लिया जाए कि जो किरदार हैं दोनों सुधा और सूरज के, आ, ये सुधा कहीं पर मिलती है ऋचा से रियल लाइफ में, कहीं पर मैच करती है दिमागी रूप से? हाँ, ये शायद मेरे करियर के उन 2-3 किरदारों में से एक है जिनसे मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाती हूँ। सुधा से मैं रिलेट करती हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लगता है वो कोशिश तो पूरी करती है सही चीज करने की। होती है, नहीं होती है, काम की जो मजबूरियां हैं, प्रोफेशनल या घर की कुछ मजबूरियां हैं, आपने तो देखा है। तो उनको नॉट विथ स्टैंडिंग वो कोशिश तो करती हैं बिल्कुल अच्छा काम करने की या सही नीयत से काम करने की। वो उनकी अच्छी चीज है और उससे मैं इत्तेफाक भी रखती हूँ, और मुझे वो जो कैरेक्टर की जो खूबी है वो मुझे पसंद भी आती है। और सूरज कहीं प्रतीक गांधी से मिलते हैं? क्योंकि सार्काज्म मुझे भी बहुत पसंद है, तो वो एक एंगल में कह सकता हूँ कि हाँ, सार्काज्म के मामले में शायद थोड़ा बहुत। बाकी सूरज ऐसा एक किरदार है जो पता नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही लेयर्ड आदमी है। तो बाकी तो मैं उससे रिलेट नहीं कर सकता।
अच्छा रिचा जी, आपका जो किरदार है, जो सुधा है, वो बहुत मानवतावादी है। मुझे ऐसा लगता था अब वो मार देगी, अब वो मार देगी, जिससे भी पूछताछ कर रही है, लेकिन उसके अंदर इतनी मानवता है कि वो समझती है कि उसको सिर्फ पूछताछ करनी है। मैं उस कैरेक्टर को ना आपकी नजर से समझना चाहता हूँ कि आपने उसका क्या उसकी स्टोरी, आपने क्या बैकग्राउंड स्टोरी बनाई थी, आपकी अपनी स्टोरी क्या थी? मैंने बैकग्राउंड स्टोरी देखिए, बुक में तो है नहीं किरदार, तो मैंने जो जितना भी बैकग्राउंड बनाया वो जो स्क्रिप्ट में था उसके बेसिस पे बनाया। और जो निर्देशक ने मुझे एक दो शब्द बताए थे कि इस दायरे में रह के आपको काम करना है, वो करना। और मुझे ये किरदार करने का लालच ही इसलिए था कि उसको आप देखेंगे, वो एक आई लुक देगी, आपको लगेगा ये मारेगी, पर नहीं मारती। मैंने कितने इतने सारे अफसरों को देखा, आला अफसरों को देखा, जिनके अंदर एक आत्मीयता है, एक मानवता उनमें बची है, इसलिए वो ये काम करना चाहते हैं। बहुत से लोग आईएएस, आईएफएस, पुलिस में इसलिए भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारी इनकम होती है हर तरह से। बट ये वाला इसकी मोटिवेशन मुझे समझ में आई। तो जब मैं देखती हूँ ना कि टीवी पे किसी पुलिस वाले का ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, और जो लोकल्स हैं उनसे बहुत मोहब्बत कर रहे थे, तो मैंने कुछ ऐसा पकड़ने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, दो तरह के लोग किसी भी फोर्स में भर्ती होते हैं। एक जिनका मानना होता है कि मैं सब साफ कर दूंगा, सबको ठीक कर दूंगा, और दूसरा जिनका मानना होता है कि नोबडी इज अ बॉर्न क्रिमिनल। तो मेरे लिए सुधा का ये माइंडसेट बहुत जरूरी था कि नोबडी इज अ बॉर्न क्रिमिनल। उसको मुन्ना जो पॉकेट मार है, उस पे भी तरस आता है, चांटा भी लगा देती है क्योंकि वो उसका काम है। पर ये सारी चीजें ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ह्यूमैनिटी है, और वो वही चाहते थे डायरेक्टर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो आपको ये चीज अच्छी लगी। और मेरा ये किरदार करने का लालच भी ये था कि लोग जब सोचेंगे कि मैं चांटा मार दूंगी, तब शायद मैं उसका गाल से हिला के आगे आ जाऊं। तो मेरे लिए कुछ नया था करने के लिए। चांटे तो मैंने बहुत मारे हैं। एक्चुअली मुझे सुधा से बहुत प्यार हो गया, मुझे। अरे हाँ, सच में। थैंक्स यार। थैंक यू। और मुझे मुझे तुम उतनी मुझे ज्यादा। इतना खुश कर रहे हो, एक तो तुम्हारा शो का रिएक्शन, दूसरा तुमने कैरेक्टर को इतने प्यार से समझा, मतलब वो बहुत अच्छी बात है। आप प्रतीक जीतते हैं जब आपके किरदार से नफरत होती है। वो इतना मैनिपुलेट हो रहा है और डे बाय डे वो हर दिन बहुत बुरा होता जा रहा है। थोड़ा सा आप भी समझाइए अपने शब्दों में। तो ऐसा था कि ये बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा कैरेक्टर है। जैसे लोग सोचना शुरू करें कि अब सूरज ऐसा है, वो ऐसे ही करना शुरू करेगा, तभी वो कुछ और कर देता है। और उससे किसी चीज से परहेज नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैनिपुलेशन में उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है, और ना वो खुद को रोकता है। वो सिर्फ इतना समझता है कि ये पूरे इतने बड़े सिस्टम में अगर रह के आगे बढ़ना है, तो अपना रास्ता ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और ये नौकरशाही जो है ना, ब्यूरोक्रेसी, उसको ऐसे समझता है इतने अच्छे से कि वो बहुत प्यार से उसे मैनिपुलेट करता है। उसे पता है कि किसको खुश करना है। पावर गेम, पावर डायनेमिक्स जैसे चेंज होता है, तो पावर की कौन सी साइड रहना, वो उसे बड़े अच्छे से पता है। और इसीलिए वो और अनप्रिडिक्टेबल बनते जाता दो दो सवाल लेते हैं। है। बात करते करते सडनली तब किसी हाँ, बोलिए बोलिए, कैरी ऑन। जी जी, नहीं, बताइए बताइए। हाँ, मैं कह रहा था कि वो सीन लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगी, टफेस्ट सीन ऑफ द पूरा सीरीज, और एक जिसमें आप इमोशनली टूट गए होंगे। ऐसा दो सीन लेते हैं, तो दो ऋचा के सीन लेते हैं, उन पे बात करते हैं। ऋचा, वो कौन से दो सीन थे जिनमें कभी आप इमोशनली टूट गई होंगी और कभी आपको लगता है ये सीन बहुत टफ है, मतलब एक्टिंग की दृष्टि से? या देखिए, मैं तो मुझे जो सीन सबसे डिफिकल्ट लगा, वो शायद आप नोटिस करें या ना करें, पर मेरे लिए बतौर एज अ वुमन, मेरे लिए वो सीन बहुत मुश्किल था। जब वो सबसे, हाँ, मेरे लिए वो सीन बहुत मुश्किल था, जहाँ सुधा अपनी मजबूरी की वजह से कुछ ऐसा साइन कर रही है जिसमें जो उसका दिल साइन करने को राजी नहीं है, जो एज अ वुमन स्पेशली। और बात यह है, नाबालिग लड़कियों के बलात्कार की बात है। आए दिन हम ये खबरें पढ़ते हैं, हम बहुत विचलित हो जाते हैं, आज भी कुछ हुआ है। और
पॉलिटिक्स से परे है ये चीज, पर ये चीज मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो सीन। हालांकि शो में आके जाएगा कब किसी को पता नहीं चलेगा, पर मेरे लिए इमोशनली बहुत मुश्किल था। और दूसरा दूसरा सीन जो बहुत मुश्किल था वो थोड़ी सी कॉमेडी है। जब हम वहां शूट कर रहे थे, जो बिल्लू बिरयानी का सीन है, जो मेरे ऊपर एक तसले भर के गोश्त जो मेरे ऊपर गिरा है मैं शाकाहारी, मेरी रूह कांप गई। पर और मुझे टेक टेक पहले तो वो 2-3 बार आके उन्होंने साफ किया, फिर मुझे लगा जितना ये साफ करेंगे रीटेक, बार बार कोई रास्ते में आ रहा है, मतलब कैमरा ब्लॉक कर दे रहा था, पता है, जूनियर आर्टिस्ट प्रतीक, जो हम मेरे को जो पूछने के लिए आने वाला था ना कि मैडम आपको लगी तो नहीं, वो सीधा यूं आ जाए, मैडम आपको लगी तो नहीं। भाई ने बोला उसको दोबारा लगी तेरी वजह से। तो ये दो सीन्स बहुत मुश्किल थे, एक इमोशनली और दूसरा कि टमाटर और बकरे का गोश्त बालों में आई कैन इमेजिन। पूरा, और मैंने उसको महसूस करके किया है कि पूरा महसूस करके किया है। तो इस सीन के बाद क्या होता है, जब टमाटर लगता है आपके फेस पे, मुझे लगता है जल गया, फिर वो आपको एसिड अटैक, वो उसकी सिस्टर जो होती है मुझे उससे मिलती है, तो मुझे लगता है क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं। ओ हाँ, नहीं, उसके बाद चेस सीक्वेंस है ना एक, अभी आपने देखा है, मुझे एडिट का सच में आइडिया ही नहीं है। पर ये रिलीज के बाद ही इंटरव्यू आने वाला है ना बाहर, हाँ, तो हाँ, रिलीज के बाद ही आएगा ना। हाँ, तो ठीक है। ठीक, आपके वो टफ सीन जिन पे आप बात करना चाहते हैं पूरे 9 एपिसोड। ये डिफिकल्ट इमोशन जो क्रिएट करने वाला था ना, वो ये था जब पहली बार इसे केस सौंपा जाता है। वो जो जो पॉलिटिशियन है वहां के, वो बैठे हैं नाश्ते के टेबल पे, सूरज आता है और उसे कहते हैं कि तुम अगर केस लोगे तो मैं नाश्ता लगवाता हूँ, नहीं तो फिर। तो वो एक सीन ऐसा था कि उसमें ये क्रिएट करने की कोशिश की है कि ऑडियंस को ये फील होना चाहिए कि इसने केस क्यों लिया है, किसी कंपल्शन में लिया है, किसी लालच में लिया है, इसके पास ऑप्शन नहीं था क्या। एंड इट इज लेडन विद लॉट ऑफ ह्यूमर ऑल्सो। और ये ह्यूमर ऐसा है, वो ऑकवर्डनेस है, क्योंकि इतने बड़े पॉलिटिशियन से वो मिल रहा है, वहां के वो मंत्री हैं, और वो अगर ये बता रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तो सूरज के पास एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है हाँ बोलने के अलावा। एंड ही इज ट्राइंग टू प्लीज हिम ऑल्सो। तो बहुत थिन लाइन पे खेलना था, बिकॉज मैंने डिस्कस भी किया टिशू सर से कि सर एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है ये, इसे इच्छा नहीं है और ये मजबूरी में फंस रहा है, या ये अभी आगे की गेम सोच रहा है कि अगर मैं ये करूंगा तो शायद प्रमोशन लेके आगे बढ़ पाऊंगा या इसकी गुड बुक्स में आ जाऊंगा। एंड दैट इज अ ग्रे एरिया, बिकॉज वी डोंट हैव एन आंसर टू दिस। टिशू सर ने ये बोला कि अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये ऐसा छोटा पॉइंट है कि इस पे कोई कैसे भी सोच सकता है। So let's be on that, on that thin line and keep it open for interpretation by the audience. किसको ये लगना चाहिए, किसी को ये लगना चाहिए. So to create that without many dialogues, just through expression is what we have tried. I don't know, तो आप देखेंगे तब पता चलेगा कितना ट्रांसलेट हुआ. तो डिफिकल्ट वाला ये था. दूसरा मेरा तो मजेदार, अब मजेदार बोलूं कि यार टॉर्चरस हो गया था बेचारा मेरे लिए भी और सामने वाले. एकेती का जो सीन है, जब मैं उससे पूछताछ करता हूँ और उसे मारता हूँ, मतलब मुझे अंदर से इतना बुरा लग रहा था. पर बिकॉज ही दैट एक्टर हैज कम फ्रॉम केरला इनसाइड सम स्मॉल विलेज, ही डजंट अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं. तो उसके साथ एक ट्रांसलेटर भी आए थे जो उसको समझा रहे थे. पर क्योंकि वो सीन पे जैसे हम बात कर रहे थे, ही कुड नॉट रिएक्ट इमीडिएटली बिकॉज लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी उसे सच में. और मैं उसे पूछते जा रहा हूँ तू कौन है, तू कौन है, और मुझे बोला गया कि इसको सच में 1-2 थप्पड़ मार दे, बताना मत नहीं तो वो प्रीएम्प्ट हो जाए शायद. तो मैंने पहले टेक में 2 थप्पड़ मार दिए, उसने रिएक्ट नहीं किया. तो फिर और 5-6 रीटेक हुए, और अब टिशू सर बोल रहे हैं कि उसको मार देना. सर अब नहीं मार सकता, मेरा हाथ में लाल लाल हो गया है, मतलब कितना मार लूं मैं उसे. बट दैट आई गेस दैट सीन हैज कम आउट वेरी वेल इज व्हाट आई एम टोल्ड, कि उसका पूरा जो डर है एक उसको किस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं.
उसके प्रति इतनी दया भावना आ जाएगी लोगों को कि मैं ऐसे ही विलन दिखूंगा। आप सच में बहुत बड़े विलेन देख रहे हो उसमें।